स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एडुटेक की लाइव क्लास में। बच्चों आज की आपकी ये क्लास नीट यूजी एग्जामिनेशन में आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए रखी गई है। और एग्जाम चूंकि बहुत ही नज़दीक आ गया है, अब तो बहुत कुछ समय बचा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश है थोड़ी सी कि जो भी मार्क्स हम बिल्कुल कॉन्क्रीट निकाल सकते हैं उन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा फोकस करें। तो यही मेरी कोशिश है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम है इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, जहां से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आता कहाँ से है। ठीक है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो एकदम श्योर है। और आपने विगत जितने भी वर्ष का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपने जनरली एक बात देखी होगी कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम है सवाल यहीं से आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम से कम आता है। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन से टॉपिक है और बहुत ज्यादा हॉट कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन एकदम श्योर गिरता ही गिरता है, तो उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इसकी। लिंक आप शेयर करते जाना। ये है चैनल आपका अपना एलिमेंट एड्यूटेक, जिसपे हम पढ़ाते हैं आपको केमिस्ट्री और नीट के लिए भी, आईआईटी के लिए भी, साथ साथ में आपको जो है 10th 11th एंड 12th की भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आईसीसी के लिए अलग से क्लासेस चलती है, साथ साथ में सीबीएसई के लिए भी क्लासेस अलग से चलती हैं। तो आपने चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो बच्चों, और साथ साथ में जो है लाइक करिए और शेयर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं बच्चों की आयनिक इक्विलिब्रियम नीट यूजी में कहां से क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा जाता है और वो क्वेश्चन आखिर कौन सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, एक छोटे से टॉपिक की जिसको कि बोलते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बच्चा ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये दो चीजें एक साथ हालांकि स्टडी की जाती है। पहला हो गया टॉपिक। दूसरा टॉपिक यहाँ पे है बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन बच्चों एंड इट्स पीएच, इसकी पीएच। तीसरा जो टॉपिक हमारा होता है, ठीक है, अगर हम बात करें तो कॉमन आयन इफेक्ट। हालांकि ये कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो आपको ये बफर सॉल्यूशन में उसका असर देखने को मिलता है। और चौथी बात हम करेंगे तो बेटा बचता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसके अलावा ये प्रायोरिटी है। इसके अलावा जनरल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो अदर जनरल क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके आ सकते हैं कहाँ से, जैसे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट है, यहाँ से सवाल आ सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो जो, ठीक है, लुइस का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी सवाल आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये प्रायोरिटी वाइज अगर कहें तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल हमेशा नीट यूजी में सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा क्या करते हैं कि पैनिक हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर या तो कम समय में करना होता है, टाइम कम होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है बच्चों को, इसलिए बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं आता हुआ। लेकिन कुछ बच्चे जो है जिनका कॉन्सेप्ट ठीक होता है वो तुरंत जो है उस क्वेश्चन को करके और हटा देते हैं किनारे। आइए दिखाते हैं आपको कि आखिर इस क्वेश्चन को ये क्या है और कैसे आता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में बात करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत ज्यादा फैलाएंगे नहीं, ठीक, बहुत सिंपल सी बात करें। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम के केस में मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सॉल्ट है, जैसे मान लेते हैं कोई सॉल्ट है, ठीक है, सपोज दैट हमने यहाँ पे एक सॉल्ट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हम कोई सॉल्ट लेते हैं, सपोज दैट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट मान लेते हैं हमने लिया, ठीक, एक सोडियम कार्बोनेट ने एक सॉल्ट ले लिया। हम जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है बेटा। ये सॉल्ट जब वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो डेफिनेट है कि ये, ठीक है, किसमें डिजोल्व होगा, ठीक है, वाटर में। तो ये सोडियम आयन जो है इसके अलग हो जाएंगे और कार्बोनेट आयन बेटा इसके अलग हो जाने, ये भी हाइड्रेटेड आयन बन जाएगा और ये भी हाइड्रेटेड आयन बन जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्ट का यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, सॉल्ट क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है। अब ये सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है तो सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस होने पे अगर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले टॉपिक की, तो वो यहाँ पे कैसे लागू होता है आइए दिखाते हैं। मान लेते हैं कि जो है इनिशियल जो, ठीक है, कंसंट्रेशन है ऑफ Na2CO3,
मतलब कि सोडियम कार्बोनेट को जब इसको पानी में घोला गया तो उस समय मान लेते हैं कि इसकी जो इनिशियल अमाउंट था, जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन था, जितने मोल पर लीटर ये हमने जो है ठीक है यूज किया, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये सपोज दैट 0 पॉइंट ठीक है 20 m है, मान लेते हैं 0.20 m है, ठीक है, क्लियर है। अब एक खास बात ध्यान देना, 0.20 m है। अब जब इसको ये डिजोल्व जब हम करेंगे, मतलब जब इसमें डिजोल्व होगा, तो मान लेते हैं कि लेट द ठीक है सॉल्युबिलिटी, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ठीक Na2CO3 इज S इसकी हमने बेटा सॉल्युबिलिटी मान ली। तो S जब हम सॉल्युबिलिटी मानेंगे, तो S अगर सॉल्युबिलिटी मानेंगे तो ये यहाँ पे आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है, आफ्टर डिसोल्यूशन जो है ये जो Na2CO3 है ये बचेगा कितना आफ्टर डिसोल्यूशन, ये कितना बचेगा ध्यान से देखेंगे तो ये 0.20 तो शुरुआत में था, ठीक है, 0.20 तो ये शुरुआत में था, ठीक है। अब इसमें से कितना टूट गया ये बात ध्यान देना कि मान लेते हैं कि ठीक है यहाँ पे कह रहा है सॉल्युबिलिटी S है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे माइनस S करेंगे, इसमें से सॉल्युबिलिटी S हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ठीक है। अब इसके बाद में जब ये S माइनस हो गया तो यहाँ पे सोडियम आयन देखिए कितना 1 मोल है, तो सॉल्युबिलिटी S ही बनेगी, और यहाँ पे जो कार्बोनेट आयन है इसकी भी सॉल्युबिलिटी S ही बनेगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल दोनों के 1 और 1 है। बहुत सिंपल सी बात है, बस इतना ही चीज यहाँ पे समझनी है। अब यहाँ पे ये 2Na प्लस था, सॉरी 2Na प्लस था और ये CO3 डबल माइनस था, तो ये यहाँ पे 2S लिखोगे क्योंकि 2 मोल है ना, तो 2S लिखोगे, और ये 1 मोल है इसलिए S लिखोगे। अब अगर देखोगे तो जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है, या आयनेशन कांस्टेंट है, उस आयनेशन कांस्टेंट को हम ऐसे लिखते हैं कि K बराबर, हम लिखते हैं कि जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है उसकी पावर 2 लगाते, कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन लिखते, डिवाइडेड बाई हम क्या करते सोडियम कार्बोनेट जो ठीक है यहाँ पे अनडिसोसिएटेड बचा है उसका कंसंट्रेशन लिखते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये Na2CO3 हम कौन सा ले रहे हैं, ये Na2CO3 हम वो ले रहे हैं, ये वो ले रहे हैं जो अनडिसोसिएटेड है, ये अनडिसोसिएटेड होता है बेटा, जो कि टूटा नहीं है, ये अनडिसोसिएटेड बचा हुआ रिमेनिंग जो टूट गया उससे तो हमारे जो है आयंस बन गए, ये अनडिसोसिएटेड बचा। तो अब जब हम आयनेशन कांस्टेंट ले रहे हैं तो आयंस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय अनडिसोसिएटेड जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन ले रहे हैं, क्योंकि अनडिसोसिएटेड जो ठीक सॉल्ट होता है उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट माना जाता है, तो ये भी एक तरीके का नया कांस्टेंट है। मतलब ये जो आप देख रहे हो Na2CO3 स्क्वायर ब्रैकेट में जो नीचे लिखा हुआ देख रहे हो ये चीज, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, जब ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो एक नया कांस्टेंट बनेगा, और हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, K इंटू Na2CO3 जो अनडिसोसिएटेड है, ये बराबर किसके हो गया सोडियम आयन के कंसंट्रेशन की पावर 2 इंटू कार्बोनेट आयन के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई के। तो अब जरा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, बहुत क्लियरली एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये दरअसल यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये RHS में ये आयंस का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई है, यानी सॉल्युबिलिटीज का मल्टीप्लाई है। तो इसको अगर हम देखें तो फिर ये आखिरकार ये क्या है सॉल्युबिलिटी है, ये तो सॉल्युबिलिटीज है, तो सॉल्युबिलिटीज का जब मल्टीप्लाई हुआ तो इस पूरे के पूरे LHS वाले टर्म को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम लोग बेटा KSP लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक KSP। इसको हम लोग क्या लिख देंगे KSP, किसको लिखेंगे K इंटू Na2CO3 जो है इसको हम लोग KSP लिख देते हैं, और इधर में जो सॉल्युबिलिटीज थी 2S का स्क्वायर मल्टीप्लाई ठीक S ये लिख देंगे, तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा वो आपको देख रहे होंगे 4S का स्क्वायर मल्टीप्लाई S, ठीक, तो यानी 4S क्यूब आ गया। तो अगर आप KSP की वैल्यू आपको पता अगर हो क्वेश्चन में दी हो तो आप सॉल्युबिलिटी बड़े आराम से इस क्वेश्चन में निकाल सकते थे। जो सॉल्युबिलिटी का क्यूब है वो KSP डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और सॉल्युबिलिटी जो है वो KSP बाई 4 का होल टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। तो बस ये आपको इतना सा काम करना है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको जब मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, नीट के, तो आपको इसी तरीके से उसमें क्वेश्चन में वैल्यूज को जो है वो अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसके बस सिंपल सा एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, आपका काम होता चला जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। आपको क्या करना है बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे बता रहे हैं आपको, जैसे कि अगर एक फार्मूला किसी सॉल्ट का AXBY हो, ठीक है, किसी सॉल्ट का फॉर्मूला, दरअसल यहाँ पे सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वही मेन रोल प्ले करता है, सॉल्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो सॉल्ट का फॉर्मूला जैसे AXBY है, तो जब ये टूटेगा तो ये टूट करके XA, ठीक है, प्लस में Y और प्लस YB माइनस में X, इसी आयन में टूटेगा ये,
तो अब इसकी पावर जो लगी हुई है उससे मतलब उतना नहीं है, जो नंबर ऑफ मोल है उससे मेन मतलब है। ठीक है, जब आप इसके लिए केएसपी का फॉर्मूला लिखोगे तो केएसपी बराबर आप दरअसल क्या लिखोगे, ध्यान देना, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ भी था, मान लेते हैं सी था और ये 0 0 था। ठीक है, अब ये सी माइनस एस हो गया सॉल्युबिलिटी, तो ये यहाँ पे एक्स, ठीक है, अब देखिए एक्स है और एस, और ये देखेंगे वाई एस है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि वो वाई मोल बन रहा है तो वाई एस होगा, एक्स मोल बन रहा था एक्स एस होगा। तो हम क्या लिखेंगे, के एस पी बराबर क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो a प्लस वाई है इस होल की पावर, इस पूरे की पावर कितना लगाएंगे x, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनटू फिर यहाँ पे देखिए जो अभी माइनस एक्स देख रहे हैं आयन, इसकी पावर क्या लगाइएगा y। अब इनकी जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यूज को पुट करने पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो a प्लस वाई जो ये कंसंट्रेशन इसका दिखा रहा है वो एक्स एस दिखाई दे रहा है, इसकी पावर x है, बहुत ध्यान से देखिए, और जो b माइनस एक्स है उसका कंसंट्रेशन कितना वाई एस है, तो ये जो वाई एस है इसकी पावर कितना है, देखिए ध्यान से देखिए, तो y है। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो ऐसे x का पावर x मल्टीप्लाई y टू दी पावर y एक साइड में कर लेते हैं, इनटू जो s है उसकी पावर x कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई जो s है उसकी पावर y कर लेते हैं। तो ये चीज अगर देखेंगे आप तो ये टर्म आपस में जुड़ जाएगा उधर वाला, क्योंकि उसकी पावर क्या है, सेम है। ठीक है, सॉरी पावर नहीं, जो उसका बेस है वो सेम है, तो पावर विल गेट एड, तो आप ऐसे लिख सकते हो x का पावर x इंटू वाई का पावर y, ठीक, इंटू एस टू दी पावर एक्स प्लस वाई। मेरे ख्याल से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब के एस पी बराबर, तो आपको करना क्या है, खाली आपको सॉल्बिलिटी तो निकालनी है, एस का पावर एक्स प्लस वाई जो है ये बराबर किसके बराबर हो गया, के एस पी डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वाई टू दी पावर वाई। बहुत ध्यान से देखिए, एक्स का पावर एक्स है और वाई का पावर वाई है। ठीक है, क्लियरली मेरे ख्याल से बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। अब जो s है, s की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो यहां से निकाल सकते हो बड़े आराम से, कि जो s है यानी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, KSP डिवाइडेड बाय आप लिखोगे x का पावर x इंटू वाई का पावर y होल टू दी पावर आप लगा देंगे 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। बस इतनी सी ही बात है। अब अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपके 4 नंबर पक्के हो गए, 4 मार्क्स श्योर हो गए यहां से। ठीक, 4 मार्क्स आपके एकदम श्योर है। आप क्वेश्चन पेपर पिछले उठाकर देखिए कितने भी ईयर में आए हुए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का ही सवाल हमेशा आपको क्वेश्चन एक जरूर मिलता है, 100% मिलता है बच्चा। तो ये यहां से आप देख लीजिए इस फॉर्मूले को, और बहुत ही अच्छा प्यारा फॉर्मूला है, एकदम याद हो जाने वाला है, कुछ इसमें ऐसा है नहीं। ठीक है, अभी जो मान लेते हैं कोई हम केस देखते हैं, सपोज दैट कि हमने ठीक है एक केस देखा Ag2CrO4 का, ठीक है, ये सिल्वर क्रोमेट का कोई हमने एक केस देखा। अब Ag2CrO4 वाला जो केस है, इस केस के लिए अगर देखा जाए तो फॉर्मूला जो है सॉल्बिलिटी का बनेगा वो आखिरकार क्या बनेगा। अब ध्यान से आप देख सकते हो कि जो Ag2 है यहाँ पे x दिखाई दे रहा है 2 और y यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1, y यहाँ पे 4 नहीं है, बस ध्यान देना, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्रोमेट आयन जो है, ये पूरा का पूरा क्रोमेट आयन है बेटा, ये क्रोमेट आयन है, तो यहाँ देखिए 1 मिल रहा है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझ सकते हो कि यहाँ पे 2 और 1 है, तो x की वैल्यू 2 लगाइए और y की वैल्यू 1 लगाइए, तो आपको तुरंत इसके लिए अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो सॉल्बिलिटी बराबर आपको मिल जाएगा KSP डिवाइडेड बाई x का पावर x है, तो यहाँ समझ से 2 का पावर 2 लगाएंगे यानी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप देखेंगे y का पावर y है, तो ठीक है y का पावर y है तो यानी कि 1 हो जाएगा, और इस होल की पावर आप कितना लगाओगे, आप जान रहे हो 1 डिवाइडेड बाई, ठीक, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई आप जान रहे हो बेटा कि 2 प्लस 1 है यानी कि 3 हो जाएगा, तो इट विल बिकम KSP डिवाइडेड बाई 4 होल टू दी पावर 1 बाई 3। बस ये आपकी सॉल्बिलिटी होगी। इसी तरीके के सवाल जो है बेटा आपको, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे नीट यूजी में। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभार आपको ऐसा दे दे वो क्वेश्चन जिसमें Ag2CrO4 में कुछ पहले से भी जो है सॉल्ट कोई सिल्वर का या जो है ठीक क्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन अलग से ऐड करके दे दे, तो उसका जब कंसंट्रेशन आपको अलग से दिया जाएगा तो वो आप जब वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक, कंसंट्रेशन की जब वैल्यू पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन की वैल्यू में उस आयन का कंसंट्रेशन ऐड कर देंगे उसमें जो भी बाहर से ठीक एक्स्ट्रा मिलाया गया। तो ये था आपका जो है बहुत ही पॉपुलर सा टॉपिक जो कि सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है। इसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, 100% मिलता है, और ये कई बार ऐसा हुआ है कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट एक ही तरीके का क्वेश्चन चल रहा है कई सारे ट्रिक ईयर से। मैं तो नीट यूजी के एग्जामिनेशन को देख रहा हूँ हर साल, तो उसमें सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का सवाल मिलता है और वो बिल्कुल एक थीम पे मिलता है। तो आप पीवाईक्यू अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली पीवाईक्यू का सोल्यूशन कर लेते हैं, पीवाईक्यू कर लेते हो, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी टॉपिक की आपको समझ होनी जरूर चाहिए कि आखिरकार ये टॉपिक कैसे
ठीक है ऑपरेट होता है, कैसे कहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्लियरली मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो ये था बच्चा आपका टॉपिक 4 मार्क्स श्योर के लिए। ठीक है, जो आपने देखा यहाँ पे फिर से देख सकते हैं अगर आप अब देखना चाहें तो। मैंने आपको ये बताया कि एक आप सॉल्ट लीजिए, ठीक है, उस सॉल्ट को वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो हम मानते हैं कि वो मतलब जब डिसोसिएट होता है तो ये हाइड्रोलिसिस होता है। लेकिन जब कभी सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट वाली बात आती है तो वहां पर हम मानते हैं कि ऐसा है कि कोई मतलब जो है जो सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट होकर के बाहर आया है। वो प्रेसिपिटेट होकर के कब बाहर आता है, जब वो ठीक उसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो होता है उससे उसका आयनिक प्रोडक्ट जब एक्सीड करता है। ये बात ध्यान दे लेना। और ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और नोट करवा दूं मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक एक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है पॉइंट नोट करवा दूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, व्हेन अ सॉल्ट इज प्रेसिपिटेटेड आउट, कोई सॉल्ट प्रेसिपिटेटेड आउट कब होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि व्हेन KSP, ठीक है, इज लेस देन KIP, या यूं कहें कि KIP एक्सीड कर जाता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से। जो आयनिक प्रोडक्ट, जो आयंस का कंसंट्रेशन है उसका जो प्रोडक्ट है वो जब सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करेगा तो ही सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, और व्हेन KSP is greater than KIP, the ठीक है salt will not get precipitated। ठीक है, ये बात आपको एकदम ध्यान देनी है। ठीक है बच्चा, तो ये मार्क्स आपके यहाँ से 4 मार्क्स एकदम श्योर हो जाते हैं। और जब KSP और KIP बराबर होंगे तो उस समय वो इक्विलिब्रियम में चलता है। ठीक है, तो व्हेन KSP इक्वल टू KIP देन द इक्विलिब्रियम इज सेट। ठीक है, बिटवीन प्रेसिपिटेटेड फॉर्म एंड ठीक है जो डिसोसिएटेड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें लेकिन यहां पर शुरुआत हो जाती है, प्रेसिपिटेट होने की शुरुआत हो चुकी होती है, प्रेसिपिटेट स्टार्ट टू कम, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चा। ठीक है, एक जो इसका जो दूसरा टॉपिक है साल्ट, ठीक है, हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड एक छोटे से टॉपिक की और हम बात करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आप टॉपिक पढ़ते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होता है, एक जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कई बार आ जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन रिलेटेड इससे क्या कैसा आता है वो ध्यान से समझिएगा। दरअसल में क्या क्या होगा कि एक जैसे वीक एसिड है, एक वीक एसिड, ठीक, और एक वीक बेस। इन वीक एसिड और जो वीक बेस होंगे, ठीक है, इनका जो है आपको कहीं ना कहीं pKa वैल्यू और इनकी pKb वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक, इनकी वैल्यूज गिवन होंगी। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको जो है pKa pKb वैल्यू दे दी जाएगी वीक एसिड और वीक बेस की, जैसे लाइक एस्टिक एसिड है, इसकी pKa वैल्यू दे दी जाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी pKb वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या पूछेंगे यहाँ पे आपसे, फिर यहां से आपसे पूछेंगे कि CH3COONH4 एक सॉल्ट है। ठीक है, इस सॉल्ट की पीएच पूछेंगे। ठीक, इस सॉल्ट की पीएच वैल्यू के लिए फॉर्मूला आपसे पूछेंगे, यानी कि क्वेश्चन इस पे देंगे आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आखिरकार कैसे करना है, ठीक है, इसके लिए सीधा सीधा जो है, ठीक, एनसीईआरटी की बुक में भी अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटा सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको जो है ठीक हम दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनके बेसिस पे। तो क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले कई ईयर्स में जो ठीक है एनटीए है उसने कुछ क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली जो उठा करके जो एनसीईआरटी बुक है उसका क्वेश्चन दिया है। तो बेटर होगा कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन जो है जो एग्जाम्पल का भी है एनसीईआरटी की बुक का, उसको भी जरूर देख लें। ठीक है, और वैसे तो हमारे पास बैक स्टेज में भी ये चल रहा होगा शायद, है यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत सिंपल वे में आप देख पाएंगे। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जो आता है, यस,
काफी लंबा चैप्टर है बच्चों, ये आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। पहले मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर दिया था, और अभी आयनिक इक्विलिब्रियम जो है आज मैं लेके आपके पास आया हूँ, इसलिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएं। और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हम जा रहे हैं इसकी, उसका कारण है इसलिए क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट मिनट्स बचे हैं। तो लास्ट मिनट में आप क्या काम कर सकते हो कि मतलब जो ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ उनको फोकस कर रहा है, ठीक है। तो हालांकि मैं बाकी सब टॉपिक आपको ब्रीफली बता दूंगा सारे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बताऊंगा सारे, एक एक टॉपिक बता दूंगा। बस यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। जस्ट अ मिनट। अभी हम बात पीएच की भी बात करेंगे, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रोबेबल, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि थोड़ा सा ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला जो टॉपिक है इसका क्वेश्चन आपको एक बार जो ये एनसीईआरटी का है वो ये मैं आपको दिखा दूं पहले। यस, तो ये आ गया आपका टॉपिक जो है, ठीक है। ठीक, ये देख पा रहे हो आप, यहाँ देखिए, कंसीडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप देख सकते हो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अमोनियम एसीटेट का यहाँ पे जो है हाइड्रोलिसिस की बात किया गया है, ठीक है, अमोनियम एसीटेट का। तो ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, ठीक है। अब ये जो है जब आयनाइज होता है तो अमोनियम एसीटेट टूट करके एस्टेट आयन अमोनियम आयन देगा, दोनों ही वाटर से रिएक्शन करके एस्टिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इन दोनों का इक्विलिब्रियम अलग से सेट हो जाएगा, दोबारा से आयनाइज होंगे इस तरीके से, वाटर अपना सेल्फ डिसोसिएशन उसका चलता ही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 जो है आप देखेंगे, 1 2 3 और 4 जो है ठीक आयनिक इक्विलिब्रिया रन कर रहे हैं एक साथ। Without going into detailed calculation, it can be said that degree of hydrolysis is independent of concentration of solution. तो जो degree of hydrolysis है वो independent है concentration of solution की, ठीक है। तो जो concentration solution का जो भी दिया जाए उस पर आप बहुत गौर मत करना, ठीक है। concentration solution का जो भी हो, जो degree of hydrolysis है ये underline कर लीजिएगा, independent of concentration of solution, and pH of the solution is determined by their pK values. पीके वैल्यूज, तो ये फॉर्मूला याद करना है बेटा आपको कि पीएच जो है वो 7 + 1/2 पीके माइनस पीके बी होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जैसे सॉल्ट का कुछ भी दे दे तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, आपको जो पीएच वैल्यू निकालनी है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है 7 + 1/2 पीके माइनस पीके बी, ये फॉर्मूला खाली आपको लगा देना है, ठीक है। तो अगर आप अब देखोगे ध्यान से तो ये ठीक है 7 + 1/2 पीके माइनस पीके बी है। ये क्वेश्चन आपका एग्जांपल 7.25 आप देख रहे हो, ठीक है। इसको हम यहां से क्रॉप करके चाहे तो वहां पे ले सकते हैं, ठीक है। तो या इसको चलिए वहीं पर ले चलते हैं इसको, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो आपका है इसी को हम इंसर्ट कर देते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे इसे हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही है ही है क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है। तो ये आप देख सकते हो बच्चा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो pKa ऑफ एस्टिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। द pKa ऑफ एस्टिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 4.76 4.75, ठीक, रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द pH ऑफ द अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। बस ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है कहीं ना कहीं। तो आपको 7 + 1/2 पीके माइनस पीकेबी लगाना है, फॉर्मूला लगा करके आपका आंसर 7.005 आ जाएगा। ये बिल्कुल डेसिमल के बाद 005 वाली वैल्यू पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर द प्रॉब्लम नंबर 7.25। ये इस तरीके का क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि बहुत आने का चांस होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं साल्ट हाइड्रोलिसिस का, ठीक है बच्चा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जो है इसी तरीके से साल्ट हाइड्रोलिसिस में साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ
ठीक, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी कि एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिएगा, एक बार वीक बेस लीजिएगा, एक बार जो है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लीजिएगा। तो ये दो क्वेश्चन जो है, और अलग से साल्ट हाइड्रोलिसिस के जो होते हैं जिसमें कि पीएच वैल्यू निकालनी होती है। हालांकि नीट के क्वेश्चन पेपर में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लंबा नहीं पूछा जाता है, तो इजी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल से ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अब इसके बाद बच्चा बात आती है यहाँ पे, चूंकि पेज खुला हुआ है, इसी पेज पे हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो बफर सॉल्यूशन है, अगर हम बफर सॉल्यूशन की बात करें तो व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन आखिरकार क्या है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो बात ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात। बफर सॉल्यूशन आखिरकार क्या होता है बेटा, बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो बफर सॉल्यूशन मेरे ख्याल से बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तीसरा टॉपिक है यानी इक्विलिब्रियम का, जिससे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती है, स्मॉल एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाले पे, बहुत थोड़ा सा अमाउंट में एसिड या बेस अगर डाल दो सॉल्यूशन पे, तो उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यही बफर सॉल्यूशन की खासियत होती है। तो बफर सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच ऑन एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस देयर इज नो चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये जो होता है बफर सॉल्यूशन, ये बनता आखिरकार कैसे, क्या होता है ये? ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि आखिरकार क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू नहीं बदलता है। लेकिन इसके केस में ये एग्जांपल पूछेगा आपसे कि ये इनमें से कौन सा मिक्सचर जो है बफर सॉल्यूशन नहीं है या बफर सॉल्यूशन हो सकता है। इसी तरीके का सवाल आपसे क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाने वाला है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए दिखाते हैं क्या। देखिए इसमें क्या करना है कि आपको मिक्सचर लेना होता है। इसमें सिंपल क्या करना है कि मिक्सचर लेते हैं, और मिक्सचर किस चीज का लेते हैं बहुत ध्यान से देखना। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक, एक आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट लेना है। दूसरा क्या लेना है, ठीक है, एक सॉल्ट लेना है, ठीक, वीक एसिड एंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का, या ठीक है सॉल्ट ऑफ, ठीक है, जो वीक बेस है, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब आपको क्या करना है कि दोनों कंपोनेंट में से, ठीक है, कोई एक इधर में जो है वीक लेना है, ठीक, और यहां पे आपको वीक ही जो है इलेक्ट्रोलाइट लेना है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आप लोगे, ये बात ध्यान देना कि जैसे यहाँ पे वीक एसिड है, तो हमने यहाँ पे CH3COOH ले लिया, और प्लस अब यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ सॉल्ट मतलब CH3COONA ले लिया। इसी तरीके से यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या, वीक बेस ले सकते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और इसके साथ में जो सॉल्ट लिया हमने वो अमोनियम क्लोराइड ले लिया। तो अमोनियम क्लोराइड आप सभी लोग जानते हो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस और ठीक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से बना हुआ ये सॉल्ट है। तो ये आपको इस तरीके से जो है ठीक देखने को मिलेगा कि बफर सॉल्यूशन वास्तविकता में, ठीक है, क्या होता है। और बफर सॉल्यूशन के केस में आपको हो सकता है कोई भी मिक्सचर दे दे। अब इस तरीके से जैसे मिक्सचर है CH3COOH है, CH3COONA है, तो आप यहां से पकड़िएगा कि वीक एसिड है और वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, फिर ये वीक बेस है और ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। ये चीज आप ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, ठीक, कंटेंट उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बफर सॉल्यूशन में क्या है, द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑफ ऑन डाइल्यूशन और विद द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। इवन ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पे भी उसकी पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान देनी है, क्लियर है। तो ठीक है, मैनी बॉडी फ्लूइड, ब्लड और यूरिन हैव डेफिनेट पीएच। तो ब्लड एंड यूरिन दोनों की पीएच डेफिनेट होती है, और अगर इसकी पीएच बदलती है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी मेल फंक्शनिंग कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रोग चल रहा है, बीमारी चल रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है, क्लियर है। आगे आइए, चलते हैं आगे लेकर के इसमें, ठीक। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, वो क्या दिया गया है आखिरकार, ठीक, इसको लेकर के ये आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल दिए गए बच्चा, आप देख सकते हो आपके सामने ही है, ठीक है। बहुत सिंपल से दो एग्जाम्पल दिया गया है और दोनों एग्जाम्पल को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ठीक, यहाँ पर लिख रहा है a mixture of acetic acid and sodium acetate acts as buffer solution। ठीक, अभी देखिए सोडियम एसीटेट अभी जो मैंने बताया था और एसिटिक एसिड, और इसकी जो पीएच है अराउंड पीएच 4.75, इसकी पीएच 4.75 तो लर्न कर लेना, यानी एसिटिक एसिड जो हो गया एंड सोडियम एसीटेट, इसकी जो पीएच है वो 4.75 है, ठीक है, ये याद कर लेना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ठीक, इसकी पीएच बता रही गई एसिडिक
मतलब है बफर। ठीक, इसी तरीके से अगर देखें तो मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट्स एज अ बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच अराउंड 9.25। अब इसकी पीएच 9.25 है, बेस के जैसी पीएच, मतलब इसकी पीएच जो है वो बेस को जो है डिनोट करेगी, पीएच जो है ये बेस को बिलोंग करती है। तो इस तरीके से आपने देखा, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट बफर सॉल्यूशन इन हायर क्लासेस। बाकी आपको सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, ठीक, एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक मैंने बेटा पढ़ाई दिया है, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये छोटी सी एक दो तीन चीजें यहाँ पर आपको फिर भी मैं दिखा देता हूँ, लेकिन जरूर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वी हैव ऑलरेडी नोन दैट solubility of ionic solid in water varies a great deal. Some of these, like calcium chloride, are so soluble that they are hygroscopic in nature. तो calcium chloride को आप hygroscopic mark कर लीजिएगा, ठीक, and even absorb water vapor from atmosphere. Others such as lithium chloride have so little solubility that they are commonly termed as insoluble. Lithium chloride को मैं बोलूंगा insoluble होता है, लर्न करके जाना। Solubility depends on a number of factor important against, ठीक है, which are the lattice enthalpy of the salt, पहली बात lattice enthalpy of salt and the solvation enthalpy of the ions in a solution। तो lattice enthalpy salt की होती है, solvation enthalpy ions की होती है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। For a salt to dissolve in a solvent, the strong forces of attraction between its ion lattice enthalpy must be overcome by the ion solvent interaction। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको फिर से जो है, ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर शब्दों में। एक सॉल्ट को अगर डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट में, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इट्स आयंस के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहे हैं, जिसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, वो आयन और सॉल्वेंट का जब इंटरेक्शन, यानी जब वो आयन टूटेगा तो सॉल्वेंट के साथ जो इसका इंटरेक्शन होगा, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा, जो सॉल्वेशन एंथैल्पी होगी, उस सॉल्वेशन एंथैल्पी की वैल्यू उस लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बता चुका हूं पहले भी मैं आपको, ठीक है। द सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ आयन इज रिफर्ड टू इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेशन व्हिच इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सॉल्वेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन, यही वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। द अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इन केस ऑफ नॉन पोलर यानी कोवेलेंट सॉल्वेंट, ठीक, सॉल्वेशन एंथैल्पी इज स्मॉल एंड द हेंस नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम लैटिस एंथैल्पी ऑफ दिस सॉल्ट। Consequently, the salt does not dissolve in non-polar solvent। ठीक है, यहाँ पे एक तीन वैल्यू दिए गए हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सॉल्बिलिटी के वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा कि सॉल्बिलिटी जिनकी 0.1 मोल पर लीटर से ज्यादा होती है, जिन सॉल्ट्स की, उनको बोलते हैं सॉल्यूबल सॉल्ट। सॉल्यूबल किसको बोलेंगे, ठीक, ये बात ध्यान देना। सॉल्यूबल है, दूसरा कैटेगरी है स्लाइटली सॉल्यूबल, और तीसरा है स्पैरिंगली सॉल्यूबल। तो ये तीन चीजें यहां से आप क्लियर कर लीजिएगा, सॉल्यूबल क्या है, स्लाइटली सॉल्यूबल क्या है, स्पैरिंगली सॉल्यूबल क्या है। हो सकता है डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ दे। तो कैटेगरी फर्स्ट, ठीक है, वी क्लासिफाई सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्बिलिटी इन द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। याद रखना 0.1 m से ज्यादा सॉल्बिलिटी अगर है किसी की, 0.1 m से ज्यादा है, तो वो सॉल्यूबल है, वो कभी भी प्रेसिपिटेट उस तरीके से निकल के आएगा नहीं, ठीक है। और ठीक, अब ये देखोगे आप कि जीरो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा कभी, ठीक है, क्योंकि जब सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो होता है उसको जब एक्सीड करता है एनिक प्रोडक्ट, तो हमेशा आ ही जाएगा प्रेसिपिटेट कभी भी, ठीक है। और वो आप जानते हो कि NaCl भी, नमक भी पानी में घुलता है, लेकिन वो सैचुरेशन के बाद तो नहीं घुलता है ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। स्लाइटली सोल्यूबल क्या है, 0.1 m से जिसकी सोल्युबिलिटी जो है, ठीक है, 0.01 के बीच की होगी। ध्यान देना, 0.01 से 0.01 के बीच, ये वैल्यू रख लो याद। 0.1 से ऊपर था, देखो ऐसा करो, एक काम करो, यहाँ पे एक वैल्यू लिख लो 0.01, और फिर उसके बाद में यहाँ पे 0.1 लिख लो, और 0.1 के ऊपर जो है, जो भी जाएगा, इसके ऊपर जो भी जाएगा, ठीक है, मतलब इस साइड, वो सभी का सभी सॉल्यूबल होगा, ठीक है। और इससे जो नीचे चला जाएगा, 0.1 से नीचे चला जाएगा, वो सिंपल सी बात है कि वो कैटेगरी थर्ड में आ गया, स्पैरिंगली सॉल्यूबल होगा, ठीक है, स्पैरिंगली सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। और ये इसकी बात करें तो ये स्लाइटली सॉल्यूबल हो जाएगा, ये स्लाइटली सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब उससे नीचे होने पे स्पैरिंगली सॉल्यूबल हो गया, इससे ऊपर होने पे सॉल्यूबल हो गया, और इस रेंज में होने पर, ठीक है, आप समझ रहे हैं, स्लाइटली सॉल्यूबल है। तो ये तीन कैटेगरी आप याद कर लेना बेटा, ये जरूर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। आइए, अब ये यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस कर ही दिया था हालांकि, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है बेरियम सल्फेट का, यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। लेट अस नाउ हैव अ सॉलिड लाइक बेरियम सल्फेट इन कांटेक्ट विद इट्स सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन,
the equilibrium between the undissolved solid and the ion in saturated solution can be represented by the equation this one, और k इक्वल टू आप देख रहे हैं BaSO4 को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट KSP बना दिया गया। वही चीजें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चा, यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई है, ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो ये बातें तो क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं हम जरा जो है, ठीक है, कि जो बफर सॉल्यूशन ये आपने देख लिया है, बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालने का एक एक्सप्रेशन यानी हेंडरसन इक्वेशन, वो आखिरकार कैसे आता है उसको देख लेते हैं। हेंडरसन इक्वेशन कैसे बनता है, ठीक, आइए सिखाते हैं आपको। ध्यान से देखना, क्या होता है कि जैसे, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने, ठीक है, यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन की दरअसल आपने बात कर दी है ना, ठीक, तो हेंडरसन इक्वेशन कैसे काम करता है आइए दिखाते हैं। हेंडरसन इक्वेशन कैसे बात करता है, तो हेंडरसन इक्वेशन आखिरकार आता कैसे है, ठीक है, आइए दिखाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई एक एसिड लिया HCl और इसको हमने वाटर के साथ में, ठीक, क्या किया, ठीक है, ऐड किया, तो वाटर में जाकर के ये डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और साथ में क्या बनाएगा, ठीक, OH माइनस, ठीक, सॉरी Cl माइनस, क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। ठीक है, ये बात तो बहुत क्लियर है। अब HCl बनाया और साथ HCl ने टूट करके H2O के साथ में मिलकर के क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन क्लोराइड आयन बनाया। जब भी ये इस तरीके का केस होगा तो आप क्या करते हो, पीएच वैल्यू इस केस में कैसे निकालते हो, इस केस में आप पीएच वैल्यू कैसे निकालते हो। यहाँ पीएच वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, यहाँ तरीका ये होता है कि जो पीएच होती है वो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होता है, यानी इसी का कंसंट्रेशन होता है। डन, ठीक, इसी का कंसंट्रेशन होता है। लेकिन जब ऐसा होगा कि मान लेते हैं कि कोई, ठीक है, जो मतलब सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्ट है कुछ बाहर से जो है, ठीक, और डाल दिया गया है, या कॉमन आयन कोई बाहर से आ गया है, तो उस केस में कैसे करके हम आखिरकार निकालते हैं, ठीक है, सॉल्ट डाल दें, जैसे सोडियम एसीटेट की जो हालांकि बात हो रही है, एसिटिक एसिड के साथ सोडियम एसीटेट की बात हो रही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके केस में आपको हेंडरसन इक्वेशन की जरूरत यहाँ नहीं पड़ने वाली है। लेकिन आपने देखा था कि जो बफर सॉल्यूशन था वो दरअसल जो है, ठीक है, वो वीक एक इलेक्ट्रोलाइट होता है पहले, और फिर उसका जो सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग वाले इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलकर बना हुआ उसका मिक्सचर होता है। तो हेंडरसन इक्वेशन दरअसल एप्लीकेबल किसके लिए होता है, तो ये बात याद रखना है यार हमेशा बच्चों कि एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, किसके लिए, बफर सॉल्यूशन के लिए। तो ये बफर सॉल्यूशन के लिए पहली बात एप्लीकेबल होगा। और बफर सॉल्यूशन जो होता है वो, ठीक, मिक्सचर किसका होता है, वो मिक्सचर होता है, ठीक है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का प्लस सॉल्ट ऑफ वीक, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका मिक्सचर होता है। जैसे लाइक अभी दिखाया था कि एसिटिक एसिड है, जैसे भी दिखाया था कि एसिटिक एसिड है और साथ में जो है सोडियम एसीटेट का मिक्सचर है। तो अब आइए दिखाते हैं इसमें। देखिए आपने क्या किया कि जैसे सोडियम एसीटेट, ठीक है, के केस में एसिटिक एसिड को पहले आपने, ठीक, तोड़ा, तो ये एस्टेट आयन और हाइड्रोजन आयन बना। ठीक है, अब इसको अगर आप देखना चाहो तो आप ऐसे लिख देते हो कि मतलब एक्वस लिखोगे तो एक्वस लिखने का मतलब है कि ये हाइड्रेटेड हो गया और ये भी एक्वस का मतलब हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, क्लियर है। अब कुल मिला के तो ये जो H+ आयन है वास्तविकता में यही H+ आयन जो है यही आपको देगा ना पीएच वैल्यू। पीएच तो यही होनी चाहिए, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन, बिल्कुल करेक्टली यही होनी चाहिए। लेकिन ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आखिरकार कितना आएगा, ठीक, ये बात ध्यान देने वाली थी। मान लेते हैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लेते हैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है एट T = 0, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो उस समय ये क्या होगा और ये क्या होगा इन केस ऑफ बफर सॉल्यूशन। यही बात समझनी है बच्चा, आपको बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात ये करनी है कि आपको ये बात पता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो एसीटेट आयन है वो कहीं और से भी आ रहा है। क्यों, कहां से आ रहा है एसीटेट आयन और कहां से आ रहा है, वो आप जानते हो कि जो सोडियम एसीटेट है वो एक, ठीक, कैसा है, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। तो ये दे रहा है एसीटेट आयन, ध्यान देना, प्लस क्या दे रहा है, सोडियम आयन। तो ये जो एसीटेट आयन है वो दरअसल इसी के साथ में ऐड हो गया। ठीक है, और यानी यूं कह दें कि T = 0 पर भी वो एसीटेट आयन जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो पहले से भी मौजूद है सोडियम एसीटेट से आया हुआ। तो इस केस में करना क्या है हमको, यही बात बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि जो, ठीक, ये एसीटेट आयन है दरअसल ये एसीटेट आयन क्या करना है आपको, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन एक साथ लेना होता है। तो हम आखिरकार इसमें करते क्या है कि जब इस कंसंट्रेशन को इसके साथ में मिक्स करेंगे ना, ठीक है, ध्यान देना CH3COO- और प्लस जो ये व्हाइट वाला है, ठीक है, ये आप तो समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है कि वो एसिटिक एसिड से है।
इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये ठीक अप्रोक्सीमेटली, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली जो है बराबर कर देते हैं किसके, ठीक है, ये ग्रीन के, ठीक है, यानी कि जो एस्टेट आयन वहां से आ रहा है, यानी कि सॉल्ट से जो आ रहा है, ठीक है, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वही हम ले लेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बस यही बात आपको ध्यान से समझनी है कि ये जो हम चीज ले रहे हैं, दरअसल ये जो हम सॉल्ट से ले रहे हैं कंसंट्रेशन, ये वाला कंसंट्रेशन हम सॉल्ट का लेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान देनी है। अब बचा क्या इस केस में, अब इस केस में बचा कि इस इक्वेशन के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए बच्चा हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन लिखते हैं जो हम Ka बराबर आयनेशन कांस्टेंट ऑफ Ka, मतलब एसिड Ka बराबर क्या लिखेंगे, CH3 COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई CH3 COOH लिखते हैं, यही लिखते हैं हम लोग, ठीक, इसका जो भी कंसंट्रेशन है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो हमारा एसिड का कंसंट्रेशन है और ये हमारा सॉल्ट का कंसंट्रेशन है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इतनी सी बात आपने पकड़ ली तो फिर उसके बाद जो है फिर आपको सवाल के अंदर ठीक जो है कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये दरअसल जो येलो वाला रिंग कर रहा हूं मैं, ये दरअसल यही चीज है, ठीक, ये स्टेट आयन फ्रॉम कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो Ka बराबर आपके सामने एक्सप्रेशन आ गया बेटा कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई H प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसिड का कंसंट्रेशन। अब आपके सामने कहानी क्लियर होगी। H आयन को बेटा एक साइड ले जाओ, आपका काम हो गया पूरा, ठीक। H आयन बराबर आप क्या लिख सकते हो, बहुत ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल से अब तो बहुत क्लियर है कहानी सारी, ठीक। आप यहां से लिख सकते हो कि हाइड्रोजन आयन बराबर, ठीक है, लिख सकते हो Ka मल्टीप्लाई एसिड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई सॉल्ट का कंसंट्रेशन, है ना, ठीक। अब आप आराम से जो है अपना जो पीएच निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके सामने आ गया। यहां से ऐसे करके चाहे ले जाइए, चाहे जैसे मर्जी आप पीएच निकालते हो, जो भी तरीका अपनाते हो उससे निकाल लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन Ka की वैल्यू दी होगी आपको क्वेश्चन में, Pka या Ka देगा ही क्वेश्चन में, एसिड का कंसंट्रेशन देगा या आपको सॉल्ट का कंसंट्रेशन देगा, तो आप ये हेंडरसन इक्वेशन से पीएच वैल्यू निकाल सकते हो बहुत ही आराम से। तो ये तो था आपका ये टॉपिक। इसके अलावा अगर आप, ठीक है, जानना चाहते हैं कुछ और चीजें तो वो जो है बहुत इजी है, ठीक। इसके अलावा बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से तो नहीं क्वेश्चन आपसे जो है, ठीक, इससे ज्यादा नहीं वेटेज वाला कोई टॉपिक नहीं मेरे को लगता है। लेकिन भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पेपर बनाना चाहे तो आर्हेनियस इक्वेशन, सॉरी आर्हेनियस इक्वेशन में कह रहा हूँ, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एसिड का एग्जांपल पूछ सकता है, बेस का एग्जांपल पूछ सकता है, ठीक है, लुइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लुइस एसिड लुइस बेस का एग्जांपल पूछ सकता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और बेस का क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, Ka Pka Kb Pkb और ठीक मतलब जो है Kw या Pkw, ये सब चीजें क्या होती है, इसके रिलेशन क्या होते हैं, ये सब आप ध्यान से देख लो, क्योंकि कई बार रिलेशन भी मैंने देखा Cp माइनस Cv बराबर R जैसे नीट यूजी में क्वेश्चन पूछे गए, तो हो सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन टकराया जाए, बहुत ही आसान, ठीक है। तो ये भी आपकी किस्मत है। तो एक कुछ चीजें हैं, सम अदर जो है मैं लिखवा देता हूं, सम अदर इंपॉर्टेंट रिलेशंस, ठीक है, सम अदर इंपॉर्टेंट रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये याद रख लेना बेटा कि जैसे पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 याद रख लेना, ठीक। पीकेडब्ल्यू बराबर, ठीक है, ठीक है, पीकेडब्ल्यू इक्वल टू क्या याद रखिएगा, पीएच प्लस पीओएच, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और पीकेडब्ल्यू जो होता है ये आपका जो है 14 है, ठीक, याद रखना। और केडब्ल्यू बराबर आप जानते हो एच आयन इंटू ओ एच आयन होता है, ये याद रखना बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो Ka Kb में रिलेशन और P और Kw में रिलेशन बिटवीन Kw Ka एंड Kb, ठीक है। तो ये याद रख लेना बच्चा कि जो Kw होता है वो Ka इंटू Kb के बराबर बेटा आपको मिलने वाला है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो चलिए, आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा लेक्चर, ठीक है। इसमें छोटे से लेक्चर में ही आपको मैंने कोशिश की है कि वो सारी चीजें दे देने की जहां से आयनिक इक्विलिब्रियम में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको बफर सॉल्यूशन बता दिया कैसे निकालते हैं, क्या होता है बफर सॉल्यूशन के लिए, हेंडरसन इक्वेशन बता दिया, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बताया आपको मैंने। इसके साथ साथ में आपने जो है यहाँ पे देखा, ठीक है, कि किस तरीके से ये रिलेशंस है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं यहाँ पर उन सब में साल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट था, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, उसके लिए जो पीएच कैसे निकालते हैं, कुल मिला के तो सॉल्ट जो ये आपका सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है, इसी से सवाल आता है, बहुत ही सिंपल सा आता है, ठीक है। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट में कुछ है नहीं,
किसी का कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस निकालना, तो उसमें बहुत बड़ी कोई गणित नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन जब माइनस कोई करता है एसिड तो उससे कॉन्जुगेट बेस बनता है और कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और अगर कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट रहता है, तो आपको पता है कि वीक एसिड वाली साइड में, ठीक है, या जो वीक बेस है उसकी साइड में, ठीक है। तो जब भी कोई एसिड या बेस का इक्विलिब्रियम सेट होगा तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होता है, जिस तरफ में, ठीक है, वीक कंपोनेंट आए, यानी स्टेबिलिटी उस तरफ आती है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आई होप सो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है और चलनी भी चाहिए। और अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो बिल्कुल इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ है पैर में, इसके बावजूद भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी तरीके से जो है थोड़ा, ठीक है, रिहेबिलिटेशन चल रहा है, थोड़ी थोड़ी सी जो है एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इतनी देर तक खड़े होकर के पढ़ाया, ये बहुत अच्छा लगा। अभी स्ट्रेन नहीं आया उतना, तो होप्स हो कि धीरे धीरे करके इसी तरीके से इसमें हम जो है ठीक कर जाएंगे, ठीक है, इसको रिकवर कर लेंगे और बहुत अच्छे से सारी चीजें चलने वाली है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में से घुसने की जरूरत नहीं है, बस पैनिक मत होकर पढ़िए, लास्ट मोमेंट चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छा करके आइए, होप सो। तो आप पढ़े अच्छे से, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। कल लेके आपके लिए आएंगे कुछ नया, ठीक। नोटिफिकेशन जरूर बच्चों चेक कर लेना और प्लीज शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर बच्चों कर लेना, ठीक है। थैंक यू बच्चों।